हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज आपके लिए लेके आए हैं सीटेट सीडीपी के PYQ क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी लोग चैनल पे नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। देखिए, अगर आपका 1 या 2 नंबर से सीटेट नहीं क्लियर हो पा रहा है तो अपनी तैयारी को अभी से बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि 5 साल या 4 साल या 3 साल, देखिए बहुत लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। इतना टाइम लग जा रहा है आपका, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल लग जा रहा है सीटेट क्लियर करने के लिए। इसलिए आप भी ये गलती मत करिए। फर्स्ट ही अटैम्प्ट में आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं अगर आप PYQ क्वेश्चन पेपर कर ले रहे हैं और देखिए मॉक टेस्ट कर ले रहे हैं, डेली प्रैक्टिस से देखिए, और जहाँ देखिए आपका जिस सब्जेक्ट में आपका कमज़ोर है उसको अभी से मजबूत कीजिए। आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। और जब मैं यह कंटिन्यू सीरीज चला रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो डेली आपकी क्लास चलने वाली है, इसलिए जो भी लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, बच्चों का विकास इनमें में से किसका परिणाम होता है? तो बच्चों का विकास इनमें में से किसका परिणाम होता है? तो पहला है केवल आनुवंशिकता का, दूसरा है केवल वातावरण का। देखिए जहाँ भी केवल रहे सिर्फ उसको तुरंत ही काट दीजिए, इस ऑप्शन को पढ़िए ही मत। तीसरा ऑप्शन है विद्यालय और शिक्षा का। चौथा ऑप्शन हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो बच्चों का विकास किसका परिणाम होता है? वह हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का। तो इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यह क्या सूचित करता है? तो पहला है जेंडर अस्थायित्व, दूसरा है जेंडर पहचान, तीसरा है जेंडर समानता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। तो एक विद्यालय में बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है, यह क्या सूचित करता है? तो यह हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा। इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है? तो बताना है इसमें में से कौन सी विधि समावेशन के अनुरूप नहीं है। तो पहला है विविधता को सराहना और महत्व देना, दूसरा है सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, तीसरा है शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, चौथा ऑप्शन हो जाएगा श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। तो इनमें में से समावेशन के अनुरूप जो नहीं होगा वह हो जाएगा श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। तो यही आपका 4 आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, जो समावेशन के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार कक्षा क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाती है? तो पहला हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी, दूसरा व्यक्तित्व संरचनावादी, तीसरा हो जाएगा परंपरागत कक्षा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बहुभाषी कक्षा। तो अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो यह कौन सी प्रकार की कक्षा कहलाएगी? तो वह हो जाएगा सामाजिक संरचनावादी। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी? तो इसमें से बताना है कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी। पहला है जानकारी को प्रस्तुत करने के विविध तरीके अपनाकर, दूसरा हो जाएगा मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर,
तीसरा है अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके लगाकर। चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों को विविध तरीके से नामनीकरण करके। तो कौन सी तकनीक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाएगी, वह हो जाएगा बच्चों को विविध तरीके से नामनीकरण करके। देखिए बच्चों को नामनीकरण नहीं करना है, इसलिए यह नेगेटिव आंसर हो जाएगा, इसलिए इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है, तो सही बताना है। पहला है बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, यह दूसरा देखिए गलत हो जाएगा। तीसरा है बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा यह द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं होता है। तो समकक्षी समूह के बारे में क्या सही हो जाएगा, वह हो जाएगा बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें में से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपनाने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। पहला हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, दूसरा हो जाएगा अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, तीसरा है भाषात्मक बुद्धि, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रकृति बुद्धि। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इसमें से कौन सी बुद्धि जैसे जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करने की योग्यता कौन सी बुद्धि कहलाएगी, वह हो जाएगा अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अंतः व्यक्तित्व बुद्धि कौन सी होती है, तो स्वयं की भावनाओं और इच्छाओं को समझने के लिए वह अंतः व्यक्तित्व बुद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है, प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाती है। पहला है वाचन वैकल्प, दूसरा है स्वलीनता, तीसरा है अधिगम असहायता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। तो एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाती है, तो वह हो जाएगा वाचन वैकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता की किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। पहला है केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता, दूसरा है क्षतिपूर्ण एवं वर्गीकरण, तीसरा है केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तिता हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन से हैं, तो इसमें से बताना है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन से हैं। तो पहला है अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन, तीसरा बहुमुखी चिंतन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बहुत परिश्रमी। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कौन से होते हैं, तो वह हो जाएगा अपसारी चिंतक। इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। पहला है अमेरिका की राजधानी क्या है, दूसरा है मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, तीसरा है 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, क्योंकि यह किसी कार्य का करने की विधि या प्रक्रिया के बारे में पूछता है, इसलिए यह प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित हो जाएगा।
तो इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो क्या करना चाहिए। तो पहला है, उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों को महत्व देना चाहिए। दूसरा है, उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ ना दें, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दूसरा है, उन्हें कक्षा के अलग खंड में बैठाना चाहिए, तो ये भी नहीं करना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करना चाहिए, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। विकास के किस चरण में 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो वह हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यह बच्चों के तीव्र शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण समय होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का उद्देश्य क्या होता है। तो आकलन का उद्देश्य क्या होता है बताना है। पहला है, बच्चों को भय मुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा है, बच्चों की धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना। तीसरा है, अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा में प्रतियोगिताओं का प्रोत्साहित करना। अधिगम का उद्देश्य क्या होता है, वह हो जाएगा अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। इसका राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाना, जो विश्वसनीय प्रतिपुष्टि प्रदान करे और जो कठिनाइयाँ आ रही हैं बच्चों के सीखने में उनको दूर किया जाए, तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है। देखिए पहले से टेट में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए जितनी भी क्लासेस करवा रही हूँ सारी इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखिए उसको, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। अभिकथन ए है, अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को सन्मुक्त करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। कारण है, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं कि वे पहले से जो जानते हैं उससे संबंध बनाइए। तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को सन्मुक्त करता है। पहला है, शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। दूसरा है, जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग करना। तीसरा है, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे अंक लाने का दबाव। तो कौन सी कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिगम को सन्मुक्त करता है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तदानुभूति रखने एवं बात सुनने वाले अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो पहला है, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर तो बच्चों में डर की भावना बिल्कुल भी नहीं पैदा करनी है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके से इस्तेमाल को बढ़ावा देना, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो यह आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए चौथा ऑप्शन हो जाएगा, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो यह भी गलत हो जाएगा।
एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुशोभित कर सकते हैं? तो वह हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। दूसरा है, यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। तीसरा है, यह अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यह बच्चों में आज्ञापरायणता पैदा करता है। तो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? पहला हो जाएगा शैशवावस्था, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। तो विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले सक्रिय रूप से खेल में भाग लेते हैं? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किस प्रयोग से बचना चाहिए? तो पहला है सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, दूसरा है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, तीसरा है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत पूछा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करते समय तो किससे बचना चाहिए? वह हो जाएगा अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जहाँ मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए तो वह आपका निगेटिव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? पहला जीन पियाजे, दूसरा हार्वर्ड गार्डनर, तीसरा लेव वाइगोत्स्की, चौथा ऑप्शन हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। तो किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वह हो जाएगा हार्वर्ड गार्डनर। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर क्या है? तो पहला है जन्म के समय निर्धारित होता है, दूसरा आनुवंशिकता विशिष्टताओं द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, तीसरा सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर सामाजिक संरचनाओं द्वारा आरोपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो पहला है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा है सामाजिक अनुबंधन बनाए रखना, तीसरा है दंड और आज्ञा पालन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों के नैतिक निर्णय लेने का क्या आधार होगा? वह हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मानसाएं और इरादे हो सकते हैं? तो किस अवस्था में ये होता है? तो पहला है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? वे मानते हैं कि पेड़ पौधे चलते हैं और बादलों और लुढ़कते हैं
पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं, तो कौन सी अवस्था के ये लक्षण होंगे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पूर्व संज्ञात्मक अवस्था के। इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? तो पहला है पठन वैकल्प, दूसरा है आलेख वैकल्प, तीसरा है गणन वैकल्प, चौथा ऑप्शन हो जाएगा ध्यान अति सक्रियता विकार हो जाएगा। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, तो वह हो जाएगा आलेख वैकल्प हो जाएगा। वह लिखने संबंधी कठिनाइयों से जूझ रही है, तो इसका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो इसमें से बताना है सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण कौन सा हो जाएगा। पहला अवसारी चिंतन, देखिए पहला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण होगा अवसारी चिंतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो बताना है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। पहला हो जाएगा प्रतियोगिताओं के द्वारा, दूसरा है साथियों के साथ बातचीत करके। यही आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है बताना है। पहला है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल, देखिए जहाँ केवल है उसको तुरंत ही काट दीजिए, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो यही आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में शामिल होता है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो बताना है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। पहला है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, दूसरा है समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है, तीसरा है व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार करना चाहिए। तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, वह हो जाएगा प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? यह आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।